Hello dear students, this is ARK representing NRK9. Dear CS Executive students, जी हाँ, सेटिंग अप के अंदर एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। जी हाँ, जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल हैं, इस सीरीज के अंदर कंप्लीटली हम डिस्कस कर लेंगे। जी हाँ, सारे अमेंडमेंट्स इस सीरीज के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। एंड CS एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स, जी हाँ, आप लोगों के लिए यही अमेंडमेंट जो है आपके कंपेनी लॉ के सब्जेक्ट में कवर है। सो याद रखिएगा, इन सब्जेक्ट सीरीज को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग प्रॉपर इन अमेंडमेंट्स को समझ पाए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होगी, डेफिनेटली मैं कमेंट बॉक्स में आपको सुनूंगा। और हाँ, अगर कोई भी डाउट क्रिएट होता है अभी ड्यूरिंग द सेशन, याद रखिएगा इसके लिए बेटर ऑप्शन यही होगा कि आप अपनी बुक्स भी साथ रखें। अगर नहीं रखे हैं अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आपने पढ़ रखा है तो ये अमेंडमेंट आपको ऐसे पकड़ में आ जाएगा। नहीं पढ़ रखा है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगा, बट आई सजेस्ट कि अगर आप पहले पढ़े होंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। क्या अमेंडमेंट है यहाँ पे बेटा, आप लोगों ने शायद नहीं नोट किया या नोट कर भी लियो, लेकिन याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। जी हाँ, सप्लीमेंट एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम आईसीएसई ने जो कि बताए थे, याद रखिएगा मैं उसमें बात करने वाला हूं कुछ खास चैप्टर्स के अंदर। जी हाँ, अगर आप देखेंगे प्लीज डिस्प्ले आइएगा, देखिएगा अगर हम बात करेंगे तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, टाइप ऑफ कंपनीज, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओज, स्टार्टअप्स एंड रजिस्ट्रेशन एंड कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस लिक्विडेशन। जी हाँ, हो सकता है कि अमेंडमेंट्स आपने अभी तक कंसीडर नहीं किए हो, नहीं किए तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ नहीं सकते हैं, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहां पर मैं डिटेल में फटाफट आपको समझाऊंगा और पक्के से याद भी कराऊंगा। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, पहला अमेंडमेंट पकड़ते हैं और फटाफट समझेंगे यार, नॉट टू वरी अबाउट इट। ऑलराइट, टाइप ऑफ कंपनीज से लेते हैं बेटा, टाइप ऑफ कंपनीज, अटेंशन प्लीज, अटेंशन, टाइप ऑफ कंपनीज। आई होप पढ़ा हुआ होगा आपने चैप्टर, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें मैं समझा दूंगा। बेटा अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रही है, चाहे पब्लिक कंपनी बनानी है या फिर प्राइवेट कंपनी बनानी है, ध्यान से, पब्लिक कंपनी बनानी है आपको, प्राइवेट कंपनी बनानी है, बेटा इसके लिए वेब बेस्ड सर्विसेज आप जानते होंगे, वेब बेस्ड सर्विस, वेब बेस्ड सर्विसेज आप जानते होंगे। वेब बेस्ड सर्विसेज क्या है सर, www.mca.21 पे जाएंगे तो यहां पर बेटा एमसीए की वेबसाइट पर आपको उसकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। उसके लिए आपको पता होगा बेटा एक फॉर्म लगता है INC 35, नाम सुना होगा आप लोगों ने, रिवीजन भी हो जाएगा फटाफट से, याद रखिएगा इस सीरीज से रिवीजन भी कराऊंगा। ऑलराइट, सो याद रखिएगा INC 35 लगता है यहां पर। INC 35 बेटा बात करता है स्पाइस प्लस, जी हाँ स्पाइस स्पेसिफाइड परफॉर्मा, याद करो बेटा स्पेसिफाइड परफॉर्मा, एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफाइड, पी स्टैंड्स फॉर परफॉर्मा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, और आगे बेटा प्लस, इसमें अमेंड किया गया था बेटा, स्पाइस को अमेंड करके कुछ और चीजें भी ऐड की गई थी, मैं आपको यहां बता दूंगा फटाफट से। बट याद रखिएगा यहां पर मैं आपकी जो नॉलेज में डाल रहा हूं पहले आपको वो क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। तो देखिए बेटा कुछ समझते हैं, पहले कुछ बातें समझते हैं, देखो समझो फटाफट से। INC 35 आप किस लिए फाइल करते हो, डिस्प्ले प्लीज, स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस। सर ये फॉर्म हम फाइल करते हैं, ठीक है, इस फॉर्म को फाइल करने के बाद में क्या होता है, देखो समझो आप लोग ध्यान से अटेंशन पे करना। क्या है ये बेटा फॉर्म, इसको समझो, इसकी प्रैक्टिकलिटी को आप लोगों से पता होगा, लेकिन मैं फिर भी यहां पे फटाफट से आपका रिवीजन भी करवा रहा हूं। INC 35 आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए फाइल करते हो, पहले स्पाइस होता था बेटा, अमेंडमेंट के बाद में इसको हम क्या कर दिए, स्पाइस प्लस। जनरली इसके क्या बेनिफिट है बेटा, यहीं से आप कंपनी के नेम के लिए अप्लाई कर सकते हो, आ सकता है, ध्यान से रखना बेटा, ध्यान सुनना, नेम के लिए, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के लिए फॉर्म यही लगेगा। ऑलराइट सर, और याद करो डेन, जल्दी याद कर लो मेरे साथ में, डेन और प्रोफेशन टैक्स, इससे रिलेटेड अमेंडमेंट भी डिस्कस करूंगा, एंड प्रोफेशन टैक्स। इसके अलावा जल्दी आप बोलो, बैंक अकाउंट अगर ओपन करना है कंपनी का, इसके साथ ही खोलना मैंडेटरी है, 10 नंबर के लिए अप्लाई करेंगे। लिस्ट याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्टर कराना है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आपको रजिस्टर कराना जरूरी है, GST, जी हाँ GST नंबर के लिए, कौन सा बेटा, GST नंबर, वापस से बेटा GST नंबर, GST, अरे GST नंबर, जी हाँ, ये जर्नली बेटा ध्यान सुनिएगा, ध्यान से स्क्रीन पर जाइएगा, आप जाइएगा, सुनेगा, स्पाइस आप फॉर्म प्लस फाइल करते हैं तो INC 35 के अंदर आपको बेटा नेम की फैसिलिटी, रिजर्वेशन ऑफ नेम, कंपनी नेम के लिए अप्लाई करते हैं, कॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई करते हैं, यहां से DIN नंबर के लिए अप्लाई करते हैं, 10 नंबर के लिए आप अप्लाई करते हैं। ऑलराइट, आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रेशन नंबर लेते हैं, ESI नंबर लेते हैं, GST नंबर लेते हैं। अब बेटा क्या है, ध्यान सुनना, अमेंडमेंट, पहला अमेंडमेंट रीड करा दूंगा, पहले समझो, याद कर लो। ऑलराइट,
समझो यहां इसको ऐड किया गया है प्रोफेशन टैक्स को। मतलब क्या होता है बेटा, प्रोफेशन टैक्स समझ लो पहले क्या होता है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारा स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं है। देखो प्रोफेशन टैक्स का मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई भी सीए सीएस मान लीजिएगा डॉक्टर, ये एग्जांपल दे रहा हूं ठीक है, जो प्रोफेशन कैरी कर रहे हैं उस पे उन पे कुछ उनकी सर्विसेज पे कुछ टैक्स लगता है, उसे बोलते हैं प्रोफेशन टैक्स। अब मजे की बात ये बेटा कि ध्यान सुनना, कंट्री में है ना ये जो टैक्स लिया जाता है इट इज लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। कौन लेती है बेटा, स्टेट गवर्नमेंट लेती है। मतलब इसके जो टैक्स की परसेंटेज होगी वो भी स्टेट डिसाइड करेगी। सर ये कौन बताता है बेटा, भारत का संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बेटा आर्टिकल नंबर याद रखिएगा 276 में 76 में 276 हाँ 276 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखा है कि वो प्रोफेशन टैक्स इंपोज कर सकती है। ऑलराइट, नाउ द पॉइंट इज दैट, ध्यान सुनना, अब ये जो प्रोफेशन टैक्स है ना हर जगह एक जैसा नहीं लगता, अलग अलग रेट रेंज की, ठीक है। सो प्रोफेशन टैक्स के अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर, ध्यान सुनना, जो प्रोफेशन टैक्स इंपोज किया जा रहा है, अब ये जो कंपनी कोई आपने बनाई, समझो कंपनी कोई बनाई आपने, ठीक है, कोई कंपनी आपने बनाई, ध्यान सुनना, कंपनी आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया, ठीक है, आपने कोई कंपनी बनाई, उसके अंदर आपने आईएनसी नंबर 35 के थ्रू आपने उसको फाइल किया, उसके अंदर प्रोफेशन टैक्स का मतलब इसके लिए रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती कंपनी को प्रोफेशन टैक्स कलेक्ट करने के लिए, जी हाँ, जो अपने वो एम्प्लॉय से। अब ये प्रोफेशन टैक्स कैसे लेते हैं इसको समझो। प्रोफेशन टैक्स दो तरह से चलता है, यहां आपकी बुक में किसी ने डिटेल नहीं दे रखा है, मैं आपको समझा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आप लोग ट्रेनिंग में जाओगे आगे चल के तब भी आएगा काम में, और अपने क्लाइंट को सर्विसेज दोगे तब तो है ही बड़ा इंपॉर्टेंट सा रोल। सो ये बेटा सैलरी बेस होता है। अगर आपकी कंपनीज में आपने सीएस या सीएमए या डॉक्टर्स वगैरह मतलब कंपनी बना रखा है, वो काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी पे अप्लाई होता है ये, ठीक है, इनकम टैक्स के अलावा ये। तो अगर किसी की सैलरी मोर देन कितना 50,000 है तो जनरली कर्नाटका में, जी हाँ कर्नाटका के अंदर 200 रुपया पर मंथ लगता है। कितना सर, 200 रुपया पर मंथ, लगभग एनुअली जो है ना वो 2400 के आसपास देना पड़ता है टैक्स। या आप कोई प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं, या प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या प्रैक्टिसिंग किसी भी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन के अंदर हैं, तो ये अलग से चार्ज होता है, ठीक है। अब ध्यान सुनना बेटा, ये इनकम मैं बोल रहा हूं, इनकम है, इनकम दोनों केसेस में, सैलरी का केस में, इसके भी केस में। ये कर्नाटका बताया मैंने क्योंकि कर्नाटका से ही रिलेटेड एक अमेंडमेंट बताने वाला हूं। तो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, इंडिया में हर एक स्टेट नहीं करती है, लगभग 15 स्टेट है जिसके अंदर गुजरात भी है, ओडिशा है, ठीक है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका बता ही रहे हैं भी आपको, ऐसी लगभग 15 स्टेट जो लेती है। लेकिन यहां के खास बात आया है, सुनना, यहां खास बात आया है, ध्यान सुनना बेटा, पहला अमेंडमेंट पकड़ लो ध्यान से, क्या करें, स्पाइस प्लस एप्लीकेशन अप्रूव फॉर स्टेट ऑफ कर्नाटका, डिस्प्ले प्लीज, डिस्प्ले पे आइए बेटा, स्टेट ऑफ कर्नाटका with effect from October 8, 2020 shall mandatorily provided प्रोफेशन टैक्स रजिस्ट्रेशन ऑल्सो। मतलब अगर आपकी कंपनी, ध्यान सुनना बेटा एकदम, कंपनी अगर आप कहां इनकॉर्पोरेट करा रहे हैं, किसी स्टेट में जाके करवा रहे हैं, कर्नाटका में जाके ना बेटा, तो कर्नाटका में आईएनसी 35 फाइल करते वक्त वहां पर आपको प्रोफेशन टैक्स के लिए भी, प्रोफेशन टैक्स का भी रजिस्ट्रेशन साथ में कराना मैंडेटरी है। ऑलराइट, पकड़ में आया, पहला अमेंडमेंट पकड़ में आया, छोटा सा अमेंडमेंट है लेकिन काम का है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन दे दिया अप्लाइड घुमाकर तुमको कि ए वांट्स टू, यू नो व्हाट, ए टुगेदर विद बी एंड सी, है ना, वांट्स टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, अब उसने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लिया या करने जा रहा है, तो उसको क्या कंसीडर करना होगा, जो आपको भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए आईएनसी 35 के अंदर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से यूज होंगे, जल्दी से देखो बेटा स्क्रीन पे देखो फटाफट से। नेम, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी जाएगा सर, प्रोफेशन टैक्स की डिटेल देनी पड़ेगी, डिन का यहाँ से अप्लाई, दिन के लिए अप्लाई कर सकते हो, बैंक अकाउंट का बात करेंगे यहां से हम लोग, बैंक अकाउंट भी ऑफ कोर्स ओपन होगा, मैंडेटरी ओपन है वो, ठीक है। एंड 10 नंबर के लिए, जीएसटी नंबर के लिए, ईएसआई नंबर के लिए, ईपीएफ नंबर के लिए, ये सारी फैसिलिटी आपको कहां मिल जाएगी, स्पाइस प्लस। बात पकड़ में आया है सर, यहां पर नाम के लिए भी तो एप्लीकेशन लग जाएगा, ऑफ कोर्स पहला बताए नेम, मुझे को उम्मीद है पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है, नहीं पढ़ा तो अभी ज्वाइन कीजिए, ऑफ कोर्स एनआरके 9 इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, आगे भी तो बहुत कुछ आने वाला है, सारे अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर की सीरीज चल रही है, क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है, सारे की सारी डिटेल आपको दे रहे हैं। इवन आपके एग्जाम से पहले ना आपको भयंकर लेवल प्रिपरेशन करा देंगे, आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। ऑलराइट, एनीवेज ये बातें बाद में करते रहेंगे, आप लोग आइएगा स्क्रीन पे आइएगा, अमेंडमेंट पढ़ेंगे हम, आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, कर लेंगे तो आपको एडवांस नोटिस मिलता रहेगा सर। ऑलराइट, सो सर पहला अमेंडमेंट क्या था, ध्यान सुनना बेटा, फर्स्ट अमेंडमेंट क्या है, अगर आपकी कंपनी, मैंने बताया स्टेट का कौन सी, कर्नाटका में अगर आप बनाते हैं कंपनी को ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आईएनसी
185 से फाइल करेंगे तो याद देखिए उसमें प्रोफेशनल टैक्स की रजिस्ट्रेशन भी करवानी पड़ेगी सर, प्रोफेशनल टैक्स की रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, वो भी आपको यहीं से अप्लाई कर दिया जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट अमेंडमेंट पकड़ते हैं बेटा, ध्यान से पकड़ना। नेक्स्ट अमेंडमेंट बड़ा शानदार है, ध्यान सुनना। एक्सटेंशन ऑफ नेम। सर एक्सटेंशन ऑफ नेम, रिजर्वेशन ऑफ नेम, आपको याद होगा बेटा रूल 9 जो है ना, कहां से, कंपनी जब आप बनाते हैं आपने नेम के लिए अप्लाई किया था, आपने नेम के लिए अप्लाई किया था बेटा स्पाइस प्लस में, स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस इनकॉर्पोरेशन कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस में आपने क्या अप्लाई किया था, नेम के लिए अप्लाई किया था ना। ध्यान सुनना बेटा, अब आपका नेम बेटा कौन अप्रूव करेगा, CRC, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्विस सेंटर, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफ सेंटर। कौन सा सर सेंटर है सर, ये सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। दरअसल बेटा ये क्या है, यहां पर हम बोलेंगे रजिस्ट्रार जो होता है ना बेटा, रजिस्ट्रार वो कंपनी के जो आपने नेम के लिए अप्लाई किया होगा, डिस्प्ले प्लीज, जो आपने नेम के लिए अप्लाई किया होगा, कंपनी के नेम के लिए अप्लाई किया होगा ना बेटा, उसको बेटा रजिस्ट्रार जो होता है ना, रजिस्ट्रार उसको अप्रूव करता है। अब यहां पे समझो क्या हुआ, आपको जो नेम उसने अप्रूव किया होगा, ध्यान सुनना, आपके लिए जो नेम अप्रूव किया होगा, सेक्शन 4 आपने पढ़ा होगा बेटा कंपनीज एक्ट का, सेक्शन 4 आपने पढ़ा होगा कंपनीज एक्ट का 2013 का, जिसके अंदर बेटा वो आपको आपके नेम को रजिस्टर करता है और आपको अप्रूव करता है, और वो आपका नेम जनरली रिजर्व हो जाता है, रिजर्व नेम फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, कितना दिन के लिए, 20 डेज के लिए, ठीक है। वो नेम आपका अप्रूव हो जाता है फॉर 20 डेज के लिए, मतलब रिजर्व हो जाता है, मतलब अगर आप 20 दिन में चाहे तो वो नेम जो कि अप्रूव हो गया बाय द ROC, जी हाँ, मतलब वापस सुनना, जो नेम आपने अप्लाई किया था INC 35 के अंदर, स्पाइस प्लस के अंदर, वो ROC ने क्या किया होगा, कंसीडर किया होगा, और अगर वो मान लीजिएगा वायलेशन नहीं करता है, सेक्शन 4 सबसेक्शन 5 की बातों को भी कहीं दिक्कत नहीं करता है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी बताने वाला हूं क्या है, तो याद रखो बेटा वो आपका नेम रिजर्व कर देता है फॉर नेक्स्ट 20 डेज फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूवल, मतलब आपकी कंपनी चाहे और 20 डेज के अंदर उस नेम को ले सकती है। लेकिन सर मेरे साथ प्रॉब्लम है, अभी हमको और सोचने दो, समझने दो, ये नेम हम अभी ले या नहीं ले, हम चाहते हैं थोड़ा और अपने वर्किंग कंप्लीट कर ले, एंड वी विल थिंक अबाउट इट कि हमें कंटिन्यू करना है नहीं करना है। नाउ इन दिस केस व्हाट विल हैपन, सुनना, तो बेटा वैलिड तो 20 डेज के लिए रहेगा। अब अगर आप चाहते हो कि एक्सटेंशन जो आपके लिए नेम 20 डेज के लिए वैलिड किया गया था ना ROC ने, उसको बढ़ा दो, तो उसी के ऊपर रूल 9 देखो अमेंडमेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे, देखो अपॉन पेमेंट, सर सीधे सीधे बता दीजिए ना एक बार में, तो सुनो बेटा ध्यान से, बेटा ध्यान लगा के सुनो यहां पर ध्यान से, अगर आप चाहते हैं कि रिजर्वेशन ऑफ नेम की एक्सटेंशन मिल जाए, जो कि एक्सटेंशन आपको जनरली सेक्शन 4 में कितनी मिली हुई थी, 20 डेज की थी, जनरली हुई थी 20 डेज की, ठीक है, डिस्प्ले प्लीज, जो आपको जनरली कितने दिन की मिली थी एक्सटेंशन नेम, जल्दी बेटा ध्यान से देखो, एक्सटेंशन ऑफ नेम आपको जनरली कितने दिन का मिला हुआ था, 20 डेज का सर, 20 डेज का, ठीक है, 20 डेज का मिला हुआ था आपको, ठीक है। अब सुनो बेटा, यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर जो आपको प्रोविजन अप्लाई हो रहा है, एक्सटेंशन आप कर सकते हैं, हाँ जी एक्सटेंशन मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आपको बेटा क्या करेगा, फॉर 40 डेज एक्सटेंशन, 40 डेज एक्सटेंशन जो होगी उसके लिए आपको देना पड़ेगा 1000 रुपीज, क्या देना पड़ेगा, फी। लेकिन अब ध्यान सुनना बेटा, जो ये 40 डेज की एक्सटेंशन है ना, ये कहां से काउंट हो रही है, जनरली यहां से काउंट हो रही है, मतलब आपको दरअसल अगर रियलिटी बताएं तो 20 और मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, वो टोटल 40 हो रहे हैं, उसके लिए 1000 रुपीज है। देखो यहां अब स्क्रीन पे आओ जल्दी से, रूल 9 ये कहता है, अपॉन पेमेंट ऑफ फीस प्रोवाइडेड बिलो थ्रू द वेब सर्विस अवेलेबल एट www.mc.gov, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज शेल एक्सटेंड द पीरियड ऑफ नेम रिजर्व्ड अंडर रूल 9, जो कि कितना बताए थे, जनरली 20 डेज होता है, इस पर सेक्शन 9 वो रूल सेक्शन 4 स्पाइस प्लस इलेक्ट्रॉनिकली अप टू कितने दिन बढ़ा सकता है, तो यहां तो जनरली उसे कितने दिन 20 डेज से मिलता है, 40 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द अप्रूवल अंडर रूल 9, जबकि वो अप्रूवल कितने टाइम रहता है, जनरली 20 डेज के लिए रहता है, ठीक है सर। ऑन द पेमेंट ऑफ 1000 रुपीज मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 20 डेज फ्रॉम डेट ऑफ द अप्रूवल ऑफ द नेम। सर क्या मतलब बेटा, कितना दिन का एक्सटेंशन मिल सकता है आपको, 40 डेज, कितना दिन का, 40 डेज का, कह रहा 40 डेज, लेकिन कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ द अप्रूवल फ्रॉम द नेम, और वो जब दिन आपको किया था बेटा, ध्यान सुनना यहां पे, मेरी बात को सुनना ध्यान से, यही आपको समझा रहे हैं, देखो ध्यान सुनना, यहां ना सिचुएशन समझो एक बार ध्यान से, आपको ROC ने इस पॉइंट पर अप्रूव किया, तो ये अप्रूव होने के बाद में ये वैलिड था जो कि 20 डेज के लिए, ठीक है, 20 डेज के लिए वैलिड था, ध्यान से। अब बेटा क्या हुआ, आपको लगता है ये 20 डेज के लिए जो वैलिड था, आपको एक्सटेंशन चाहिए, आपको एक्सटेंशन चाहिए, एक्सटेंशन चाहते हैं फॉर 40 डेज, तो बेटा ये 40 डेज के लिए एक्सटेंशन कहां से दे रहा है, यहां से देना स्टार्ट करेगा, यहां से नहीं देगा, याद रखना यहां से नहीं देगा,
कहां से देगा, देखो ध्यान से यहां पर आओ, 40 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ, फ्रॉम द डेट, कौन सी डेट है, अप्रूवल ऑफ अंडर रूल 9, मतलब यहां से जैसे अप्रूव किया होगा उसने रूल 9 के हिसाब से, जब अप्रूव किया था तो आपको जर्नली कितना टाइम मिल जाता है, 20 डेज का। तो यहां से आपको 40 डेज की बात कर रहा है बेटा, इस पॉइंट से नहीं, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से। तो अगर जनरली बोला तो कितना दिन और एक्स्ट्रा मिल गया, 20 डेज। क्लियर एकदम। इसके लिए आपको फीस देना पड़ेगा कितना बेटा, 1000 रुपीज। ऑलराइट, याद रखना एग्जाम के लिए आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा आप बढ़ा दो दिन, देखो 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द अप्रूवल अंडर रूल 9 ऑन द पेमेंट ऑफ 20 डेज 2000 सॉरी मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 40 डेज। क्लॉज नंबर ए, देखो बेटा ध्यान से, यहां पर वापस आओ, मतलब क्लॉज मतलब ए मतलब ये वाला। ऑलराइट, अब यहां पर समझना, आगे और मिल सकता है आपको, लेकिन इसको भी ध्यान से देखें तो कितना ऐसे तो होगा, फॉर एक्सटेंशन कितनी हो जाएगी, ये टोटल एक्सटेंशन 60 डेज, टोटल 60 डेज। बट यहां जरा ध्यान से देखा तो कितना हो रहा है, 20 डेज और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, मतलब इस ड्यूरेशन के अंदर, इस ड्यूरेशन के अंदर, इस ड्यूरेशन के अंदर, सर दिख नहीं रहा है, देखो ना, इस ड्यूरेशन के अंदर, क्योंकि यहां पर कौन सा आ गया था बेटा, ये ए आ गया था यहां पर ए, ठीक है, यहां पर ए की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमको एक्सटेंशन ऑलरेडी 20 डेज का और लेके तो 40 डेज हो गया था, जिसके लिए हमने 1000 रुपीज फीस किया था, लेकिन हम चाहते हैं 60, इन दैट केस यू विल नीड टू पे 2000 रुपीज। सर मैं चाहता हूं डायरेक्ट 60 डेज, कहां से, यहां से बेटा, यहां से चाहिए तुमको, अगर मतलब शुरुआत के पॉइंट से ही, अगर तुम्हें यहां से कहते हो कि तुम्हारे को 20 दिन के एक्सपायर होने से पहले 40 की जगह में अप्लाई करना चाहता हूं 60 के लिए, हो सकता है, यू नीड टू पे 33,000 रुपीज। देखो बेटा ध्यान से देखना, सी वाला 60 days from the date of approval under rule 9 on the payment of fees 3000 made before the expiry of 20 days from the date of approval। अगर आपको 60 डेज की अप्लाई करना है, कहां से, जहां से आपको पहली बार टाइम मिला था, जहां पे यहां पर आपने कितने दिन के लिए किया था, अगर 40 डेज के लिए, जहां पे मैंने बताया था एक्चुअली 20 डेज मिलते हैं, यहां एक्चुअली आपको कितने मिलेंगे, 40 डेज। यहां आपको देना पड़ेगा 1000 रुपीज और यहां देना पड़ेगा 3000 रुपीज। बात पकड़ में आया, सिंपल बात है एकदम। सर क्या क्या कह दिया आपने, अरे बेटा सिंपल है, आपका ना सेक्शन आपने पढ़ा होगा तो बेटा मेरे बच्चों बिल्कुल क्लियर, एकदम सिंपल है बात, सिंपल समझना वापस से एकदम। क्या हो रहा है कि अगर एक्सटेंशन के लिए आप अप्लाई करते हैं आरओसी को, तो आरओसी एक्सटेंशन आपको दे देगा, प्रोवाइडेड दैट एक्सटेंशन जो होगी वो एक्सपायरी बिफोर एक्सपायरी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ नेम टाइम पीरियड से। मतलब ये बेटा समझिएगा कि अगर पहले अप्रूवल मिला फर्स्ट से, आपने स्पाइस फॉर्म फिलअप किया, स्पाइस प्लस सॉरी, तो आपको 20 डेज के लिए आपको अगर अगर सफिशिएंट समझा तो नेम रिजर्व कर देता है फॉर 20 डेज। ऑलराइट, फिर फर्दर बेटा अगर आपको लगता है कि 20 डेज एक्सपायर होने से पहले पहले आप चाहते हैं कि आप उसको कंटिन्यू करवाना चाहते हैं, रिजर्व करना चाहते हैं फॉर फर्दर पीरियड, तो बिफोर एक्सपायरी ऑफ दिस 20 आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं 40 के लिए। लेकिन ये 40 जो है ना बेटा, आने वाले 40 नहीं है, 20 के बाद का 40 नहीं है, ये 40 जो काउंट हो रहे हैं ये कब से स्टार्ट हो रहे हैं, जब फर्स्ट उसने आपको अप्रूव कर दिया था, ठीक है। तो अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो फर्दर 20 और मिल जाते हैं, कहां से, एक्सपायरी से 20, फर्स्ट 20 की एक्सपायरी से फिर फर्दर 20 मिल जाते हैं, उसके लिए आपको 1000 रुपीज है। आप चाहते हैं कि मुझे इसके बाद से ही सीधा मिल जाए 60, तो इसके केस में 3000 है। 2000 कब है, जब आपको लगा, बेटा देखो स्क्रीन पे ध्यान से देखो एक बार, कब, जब आप 60 डेज चाहते हैं बिफोर एक्सपायरी ऑफ 40, पहले ए में अप्लाई किया था, देखो यहां पर आओ, ए में किया, ए वाले में किया आपने, ए वाले में किया था आपने, ठीक है, ए वाले में किया था। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि और बढ़ाना, तो 40 के एक्सपायर होने से पहले यहां अप्लाई कर दो और आपको इसके लिए देना पड़ेगा 2000 रुपीज। आप डायरेक्टली चाहते तो करना 60 डेज के लिए तो 3000 रुपीज। ऑलराइट, समझ में आया बेटा, क्लियर है दूसरा अमेंडमेंट, आई होप यहां पकड़ में आया होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट अमेंडमेंट तरफ। सर ये क्या हो रहा है बेटा, बहुत सिंपल है ये भी, सुनो बेटा ध्यान सुनना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। अगर आपने देखो समझो बेटा, कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुई है और वो इंडिया में बिजनेस करे, उसे क्या बोलेंगे, अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया कैरिंग ऑन बिजनेस इन इंडिया इज नोन एज फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी। और बेटा अगर फॉरेन कंपनी कंपाइल नहीं करती है बेटा, कंपाइल नहीं करती है, चैप्टर नंबर 22 से याद रखिएगा, तो बेटा इनके ऊपर लगती थी पेनल्टी, क्रिमिनल पेनल्टी थी। क्रिमिनल पेनल्टी का मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट, कंपनी को इम्प्रिजनमेंट नहीं करेंगे,
किसके? उसके डायरेक्टर, उसको ऑफिसर्स को। तो बेटा ये पहला अमेंडमेंट यहां पर यह है कि वहां से डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। बहुत सारे कैसे किया, ध्यान से रुकना। डीक्रिमिनलाइज का मतलब होता है उसमें क्रिमिनल लायबिलिटी जो बनती थी ऑफिसर डायरेक्टर्स की, उसको रिमूव कर दी गई है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट। मैं सीधा प्रोविजन बता रहा हूं, देखो। विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 391 Companies Act 2013, display please. If a foreign company contravenes the provision of chapter 22 of the Companies Act 2013, foreign company shall be punishable with the fine which shall not be less than 1 lakh rupees, याद रखिएगा 1 lakh rupees, and extend to 3 lakh rupees, and in case of a continuing default, in that case additional fine 50,000 rupees per day। बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है? Alright, and during the first which the contravention continues, and of every officer of the foreign company who is in default shall be punishable with fine which shall not be less than 25,000 and extend to 5 lakh। So in simple word बोले हम लोग, बेटा यहाँ पे एक चीज बना लेते हैं। कंपनी पे हम कितना कहेंगे? 1 लाख, मिनिमम 1 लाख है, ठीक है, विच में एक्सटेंड टू 3 लाख, ठीक है। ऑलराइट सर। और अगर एक कंटिन्यू है, मतलब कंटिन्यू डिफॉल्ट कर रहा है एडिशनल, तो याद देखिएगा 50,000 रुपीज कंटिन्यू, बेटा एवरी डे बोल रहे हैं, ठीक है। एंड द कंपनी के जो बेटा ऑफिसर्स होंगे, कंपनी के ऑफिसर्स, जी हाँ, कंपनी के जो क्या होंगे बेटा ऑफिसर, उन पे कितना है बेटा मिनिमम? कहता है देखो बेटा ध्यान से, 25,000 टू कितना हो सकता है बेटा? 5 लाख रुपीज, मतलब 25,000 से 5 लाख रुपीज। अब ये आपको याद रखना है। पहले बेटा यहां देखो इम्प्रिजनमेंट होती थी। इम्प्रिजनमेंट का जो प्रोविजन था ना ओल्ड प्रोविजन में, उसको रिमूव कर दिया गया। देखो बेटा यहां पर आप स्क्रीन पे आएंगे, ऑफिसर एंड 6 मंथ्स, ये इम्प्रिजनमेंट था विद द पीरियड ऑफ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ्स। अभी इम्प्रिजनमेंट जो पीरियड था बेटा उसको हटा के इन्होंने सिर्फ ये प्रोविजन कर दिया है कि अगर कंपनी, फॉरेन कंपनी कंपाइल नहीं करती है तो 1 लाख से 3 लाख तक, जहां उसको पेनल्टी फाइन पे करना पड़ेगा। इन दैट केस 25,000 से 5 लाख, उसको यहां पे क्या होगा बेटा? देखो बेटा समझ में आया आपको? यहां तक क्लियर एकदम? ऑलराइट, चलो फिर बेटा आगे देखते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट। हमने बेटा देखो फटाफट से किस पे कर लिया अमेंडमेंट कंप्लीट? देखो टाइप्स ऑफ कंपनी के अंदर हमने पकड़ लिया फटाफट से इसको, कोई डाउट्स में? चलिए बेटा नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ चलते हैं फटाफट से। छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं, बहुत कम आएंगे। ऑलराइट, चलिए बेटा नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ। अब देखो बेटा फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन हमने समझा। अब यहां पे बेटा देखो फॉर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ, जी हाँ, स्क्रीन पर देखिएगा फटाफट से बेटा। फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन, आपने बेटा एक बात सुनी होगी ध्यान से, अगर सेक्शन 8 कंपनी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, ध्यान सुनेगा। सेक्शन 8 कंपनी आपको याद होगा। सेक्शन 8 कंपनी कौन होती है बेटा? ये कैसी कंपनी होती है जिसका पर्पस क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिलीजियस एक्टिविटी को प्रमोट करना, ठीक है, या कोई सोशल एक्टिविटी प्रमोट करना, या कोई एजुकेशनल एक्टिविटीज को प्रमोट करना, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज को प्रमोट करने का काम किसका होता है बेटा? ये जनरली सेक्शन 8 कंपनी करती है, ठीक है। और भी कई एक्टिविटीज हैं, रिसर्च एग्जांपल है, स्पोर्ट्स। सो जनरली ये जो कंपनीज होती हैं, ये किसके, ये इनका पर्पस क्या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है? क्या इनका पर्पस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है? आंसर इज नो। बट ये अपने प्रॉफिट को अपने ही पर्पस में ही इन्वेस्ट कर देती हैं। सर ये सब मैंने पढ़ा हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन अमेंडमेंट अगर समझना है तो उसको समझना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, अगर अमेंडमेंट समझना है तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो हम क्या कह रहे हैं कि यही क्या करती है, इसी पैसे को इन्वेस्ट कर देती है और अपने प्रॉफिट को प्रोहिबिट करती है। क्या सर प्रॉफिट प्रोहिबिट कर देती है बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोहिबिट बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्या करती है? प्रोहिबिट, ठीक है सर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट प्रोहिबिट करती है। तो इसी एक्टिविटी के लिए क्या करते हैं बेटा? उसको हम सेक्शन 8 कंपनी में आते हैं लोग। जैसे बेटा ध्यान से एग्जांपल, आपने नाम सुना होगा इस कंपनी का, बहुत से नाम सुना होगा, रिलायंस फाउंडेशन जो बनी हुई है बेटा वो सेक्शन 8 में बनी हुई है। ऑलराइट, सो नाउ द पॉइंट इज दैट, ध्यान से सुना। अब सेक्शन 8 कंपनी, जिसको याद रखिएगा कंपनी सेक्शन रजिस्टर्ड होकर उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट सर कौन? एमसी से यहाँ पे लाइसेंस लिया उसने। लाइसेंस लेने के बाद उसने सेक्शन 8 वाली एक्टिविटीज ये करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है, क्या आपने देखा स्क्रीन पे, ठीक है। अब बेटा लेकिन तुमने कर दी क्या? नॉन कंप्लायंस विद सेक्शन 8 कंपनी ने अपने क्या कर दिया? अपने ही प्रोविजन के साथ नॉन कंपाइल कर दिया। तो क्या छोड़ दें इन्हें? आंसर इज नो। लेकिन अब याद रखिएगा न्यू प्रोविजन पहले बताता हूं। ओल्ड प्रोविजन क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि इम्प्रिजनमेंट हटा दी गई है। न्यू प्रोविजन देखो, इफ अ कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंपाइलिंग विद एनी रिक्वायरमेंट
लेट डाउन सेक्शन 8, यहां पे एक वर्ड हाईलाइट करना बेटा, डिस्प्ले प्लीज। नाउ लिसन, with any of the requirements, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बात, default in compiling with any of the requirements laid down section 8 of the company section 13, the company shall, without prejudice to any other action, the provision of this section be punishable with fine which shall not be less than 10 lakh rupees, but which may extend to 1 crore, sorry, minimum 10 lakh, which may extend to 1 crore, and directors and the officer of the company who is in default shall be punishable with fine which shall not be less than 25,000 which will extend to 25 lakh rupees। तो ऐसे याद रखेंगे, देखो कंपनी बेटा, कंपनी पे मिनिमम कितना, 10 लाख से कितना हो जाएगा बेटा, वो 1 करोड़। सर डायरेक्टर्स और पे कंपनी के डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स पे अगर बात करें तो बेटा मिनिमम सोचो कितना आएगा, 25,000 से 25 लाख रुपीज। ऑलराइट, पकड़ में आ रहा है बेटा, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूं तुमको यहां तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अमेंडमेंट देखते हैं बेटा फटाफट से। नेक्स्ट अमेंडमेंट, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन। ध्यान सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, एक बात इंपॉर्टेंट है यहां पर, पहले सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक बार वीडियो बनाया हुआ है, कंपनी लॉ के में अमेंडमेंट में कवर किया हुआ है इसको, फिर भी मैं यहां कंटिन्यू कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आए। ऑलराइट, सो आइए फटाफट से समझ लेते हैं इसको, स्टार्टअप के अंदर क्या है। जरा ध्यान सुनना बेटा, कॉन्सेप्ट को पहले समझ लो, फिर रीड करा देंगे। रीडिंग कराने नहीं आया हूं, एक्चुअली आपको याद कराने आया हूं। स्टार्टअप के अंदर बेटा क्या होगा, ध्यान सुनना बेटा। देखो बेटा, आप लोग जानते हैं ना स्टार्टअप क्या होती है, उम्मीद है पता होगा। ठीक है, मैं स्टार्टअप यहां रिवाइज नहीं कर रहा हूं वापस, अमेंडमेंट के ऊपर कंसीडर करते हैं। देखो यहां पे ध्यान से, कहता है देखो, अगर कोई भी स्टार्टअप ना, स्टार्टअप ही होगी कोई भी, क्या स्टार्टअप, जब तक की स्टार्टअप रहेगी, तो स्टार्टअप अगर बेटा किसी पर्सन से, जी हां ध्यान सुनना, किसी भी पर्सन से, पर्सन, अब पर्सन, आप सुनिएगा बेटा, यहां ये देखिए, देखिए क्या अमेंडमेंट आया, ध्यान से पकड़ते हैं। देखो, द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल प्रोवाइड दैट एन अमाउंट ऑफ 25 लाख और मोर रिसीव बाय स्टार्टअप, कितना बेटा अमाउंट, वापस देख लीजिएगा, 25 लाख और मोर, ये कीवर्ड्स पकड़ना। डिस्प्ले प्लीज, देखिए बेटा डिस्प्ले पे आइए, देखिए कितना, 25 लाख, कितना बोला, 25 लाख और मोर रिसीव बाय स्टार्टअप कंपनी बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट्स, बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट्स, बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट्स, इंपॉर्टेंट इसलिए बार बार बोल रहे हैं, विच विल कन्वर्ट इनटू इक्विटी, मतलब पहले वो कैसे इशू है, डेट में, लेटर ऑन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उस कंपनी के इक्विटी में। ठीक है सर, और रीपेबल विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 डेज, या हो सकता है वो डेट इंस्ट्रूमेंट रहेगा लेकिन मेच्योरिटी उसकी मैक्सिमम कितनी होगी, 10 ईयर्स, 10 साल में उसका मेच्योरिटी आ जाएगा। अब देखो पहले कह रहा है, पहले 5 साल था, हटा दो, खैर हटाओ, नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, 10 साल के अंदर उसको क्या होता है बेटा, रिपे कर देना है। इन अ सिंगल ट्रेंच फ्रॉम अ पर्सन विल नॉट बी कंसिडर डिपॉजिट। अब एग्जाम में ना बेटा सुनो ध्यान से, एग्जाम में सुनो, एग्जाम में इसी पे क्वेश्चन आ सकता है, बैठ के आपके सामने सिचुएशन दे सकता है कि, और ऑफ कोर्स कॉमन लॉ के पेपर्स में या सेटिंग अप के पेपर में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। क्या कह रहे हैं देखो, सोचो, अगर स्टार्टअप कंपनी ना, स्टार्टअअप कंपनी, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको स्टार्टअप पता होगा, नहीं पता है तो पूछ लेना यार, ये भी, इस पे भी कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे आप लोगों को ये नहीं कहने हूँ कहते पढ़ा नहीं आप लोगों ने, नथिंग लाइक दैट, आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको उस पर भी डिस्कस कर सकता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेरी अगर लगेगा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेंथी प्रोसेस है, देन आई विल एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। ऑलराइट, नाउ लिसन, स्टार्टअप कंपनी बेटा सुनो, अगर 25 लाख रुपीज या उससे ज्यादा का फीस और मोर, ठीक है, किसी पर्सन से उन्हें कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में, या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स के फॉर्म में, जिसको नॉट एक्सीड बोल रहे हैं यहाँ पे, जो कि मैच्योरिटी उसकी कितनी है बेटा, 10 ईयर, मतलब 10 साल के अंदर ये इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो डिस्प्ले पे आओ, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो ज्यादा नहीं होना चाहिए ये, और या फिर वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए टाइम बाद। ठीक है सर, अब ये 25 लाख रुपए उसने किसी एक पर्सन से लेने, सबसे नहीं, मतलब सबका मतलब समझ रहे हो तुम, अगर उसने एक के बजाय 2 से ले लिया, 3 से ले लिया, तो डिपॉजिट रीड होगा। व्हाट सर, मैं फिर कह रहा हूं, अब पर्सन का मतलब किसी एक पर्सन से अगर 25 या उससे ज्यादा लाख रुपए लिए हैं, 25 लाख रुपीज और मोर अगर लिए हैं, वापिस 25 लाख रुपीज और मोर अगर लिए हैं, तो उसे हम बेटा याद रखना डिपॉजिट, डिपॉजिट जर्नली तो क्या होता है, डेफिनेशन डिपॉजिट की आपने पढ़ी होगी, डिपॉजिट मींस एनी काइंड ऑफ, देखो एनी टाइप ऑफ रिसिप्ट, देखो एनी रिसिप्ट ऑफ मनी का मतलब क्या, डिपॉजिट, वापस सुनो, एनी रिसिप्ट ऑफ मनी का मतलब क्या है,
डिपॉजिट बन जाती है, प्रोवाइडेड हम सेक्शन को जब आगे कंसीडर करते हैं तो हमें पता लगता है। लेकिन अगर यहां पर वो पैसा ले रहा है, स्टार्टअप पैसा ले रहा है किसी एक ही पर्सन से इन अ सिंगल ट्रेंच, सिंगल ट्रेंच का मतलब होता है कि किसी, जैसे मान लीजिए डिपॉजिट है ना, डिपॉजिट, इस डिपॉजिट के अंदर किसी एक पर्सन ने 25 लाख रुपीज या उससे ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, 25 रुपीज और ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स या डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसा कोई भी जो कि मैच्योर हो जाएगा बिफोर एक्सपायरी ऑफ 10 इयर्स, इशू से 10 साल पहले मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे किसी एक इंसान से उस डिपॉजिट में लिया हुआ सिंगल ट्रांस का मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट 25 लाख रुपीज, डिपॉजिट का 25 लाख रुपए या उससे ज्यादा हमने दिया हुआ है, तो बेटा उसको स्टार्टअप कंपनी ऐसे पब्लिक, सॉरी ऐसे डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेगा। अब ये क्यों? क्योंकि थोड़ा यहां पर बेटा चाहते ये थे कि डिपॉजिट के जो प्रोविजंस है ना कंपनी के अंदर, वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस अप्लाई नहीं हो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जी ऑफ कोर्स स्टार्टअप को इजीली फंड्स अवेलेबल हो सके। ऑलराइट, सो फर्दर देखो यहां पे इस बात को कंसीडर किया गया। अब ये एग्जाम के लिए बन सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है बेटा। नाउ चलिए ये अमेंडमेंट छोटा सा इसके अंदर में कवर किया। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन प्रोसेस के अंदर बेटा अमेंडमेंट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए कुछ जगह पे इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको बताऊं, देखो बेटा इसमें जो खास बात मैं बता दूं, जो कि एक्चुअली बेटा ये बेसिकली आया था कोविड की वजह से अमेंडमेंट रखे थे, मैं यहां पर आपको उसको बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनना। आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा फाइनल सीएस प्रोफेशनल में, तो पूरा आप डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं इसके ऊपर, अच्छा खासा पढ़ेंगे आपके मॉड्यूल सेकंड से अंदर। मॉड्यूल सेकंड में आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग आपके ऊपर पढ़ेंगे। जी हाँ, एनआरके 9 जी ऑफ कोर्स आपका इंस्टीट्यूट एनआरके 9 इस पे लेक्चर्स प्रोफेशनल्स पे जबरदस्त तरीके से देता है। इन फ्यूचर आप अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं हमको इस पे। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, रेजोल्यूशन प्रोसेस, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप, याद रखिएगा इस टॉपिक के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 दौर में, जी हाँ कोविड के दौर में, कोविड-19 के दौर में एक्शन लिए थे कि हाँ ठीक है, सिचुएशन ऐसी थी कि जहां पर, याद रखिएगा सिचुएशन ऐसी थी कि जहां पर कुछ कंपनीज के, जी हाँ कुछ कंपनीज के खिलाफ, जी हाँ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की एप्लीकेशन आ सकती थी। क्यों? क्योंकि बेटा पहले इकोनॉमी ने, समझो ना, इकोनॉमी ने कंपनीज का बैंड बजाया हुआ था, इकोनॉमी में कंपनीज का बैंड बजाया था, ऊपर से तुम बेटा उसकी एप्लीकेशन डाल दो। इकोनॉमी का बैंड क्यों बज रहा था? क्योंकि कोविड उसे बैंड बजा रहा था, ठीक है। सो आई जस्ट वांट टू से कि गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशंस प्रोवाइड किए कि ऐसे टाइम पीरियड में कुछ कंपनीज के ऊपर ये केसेस, आई मीन कोविड जो दौर से हिट हुई हैं ऑफ कोर्स, उनके ऊपर आईपीसी या ऑफ कोर्स इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को इनिशिएट नहीं किया जा सकता। अब ये एक ड्यूरेशन दी थी। मेरा कहने का मतलब बेटा यहां पर ये आप लोगों के लिए, इस एरिया से जो क्वेश्चन पुट अप किया सकता है वो ड्यूरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकता है कि आपको एक डेट मेंशन कर दे। सो मैं आपको जरा सीधा लेके आता हूं किस बात पर। देखो सेक्शन 10 ए जो इंसर्ट किया गया, सस्पेंशन ऑफ इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन सेक्शन 7, 9, 10। जी अगर आपने पढ़े हो तो सेक्शन 9, 10 इंसॉल्वेंसी इनिशिएटेड बाय द कॉर्पोरेटर, इंसॉल्वेंसी इनिशिएटेड बाय द क्रेडिटर। याद आ रहा है? नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ज्वाइन करो एनआरके 9 फटाफट से, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, सब पता लग जाएगा। ऑलराइट, no application for initiation of corporate insolvency resolution process for a corporate debtor shall be filed for any default। अब देखो ये डेटा रखना कहां से, 25 मार्च 2020 for a period of 6 months। 25 मार्च अगर किसी भी बेटा कॉर्पोरेट पर्सन ने अपने रिपेमेंट में 25 मार्च 2020 से अगला 6 महीने तक के बीच में कोई डिफॉल्ट किया था, है ना, लेकिन आगे बोलता है नॉट एक्सीडिंग कौन सा, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एज फ्रॉम द डे एज सच मे बी मॉडिफाइड, कि आगे भैया हम बता देंगे अगर ऐसा करा। तो अगर किसी ने 25 मार्च 2020 से अगला 6 महीने तक का बीच में कोई डिफॉल्ट हो, क्योंकि आप सब जानते थे पैंडेमिक सिचुएशन था, बड़ी प्रॉब्लम थी, इतना आसान नहीं था सर्वाइव कर पाना, तो ऑफकोर्स डिफॉल्ट होने थे। सो ऐसे केसेस में उनके खिलाफ कोई भी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की या कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं होगी, प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन शैल एवर, और देखो यहां पे मजे की बात, शैल बी एवर। अब अगर वो डिफॉल्ट हो भी गए थे, कहां से, 25 मार्च से कहां तक का बेटा, 6 मंथ्स, यहां से 6 मंथ्स तक का बीच के पीरियड में जो डिफॉल्ट हुए थे मार्च से, उनके ऊपर उसके बाद में कोई एप्लीकेशन चलाई भी नहीं जा सकती है। जी हाँ, सो उसके बाद चला ले, नहीं चला सकते। जिनका डिफॉल्ट 25 मार्च 2020 से नेक्स्ट 6 मंथ्स तक के बीच में हुआ, याद रखिएगा उनके खिलाफ अब बाद में भी आईबीसी में जाके एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते हैं डिफॉल्ट के लिए। ऑलराइट, नाउ कहता है देखो बेटा, प्रोवाइडेड दैट shall not no application shall be ever filed for initiation of corporate insolvency resolution process for a corporate debtor for a said default occurring during the said period। ऑलराइट, इस पीरियड के अंदर
नाउ अगर हम यहां देखें बेटा, एक्सप्लेनेशन फॉर द रिमूवल डाउट्स इज क्लेरिफाइड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द डिफॉल्ट कमिटेड। अब जिन्होंने कभी अफसोस से, देखो यार, देखो 25 मार्च से पहले किसी ने अगर किया होगा डिफॉल्ट, वो थोड़ी ना कि इसका बेनिफिट उठा लेगा। चलो यार काम कर, हमने तो पहले डिफॉल्ट किया था, अच्छा मौका है कोविड का, चलो हम भी बेनिफिट ले लेते हैं, हम पे भी कोई केस नहीं चला पाएगा। ऐसा नहीं है, याद रखिएगा, ऐसा नहीं है। उनके लिए तो एज इट इज चलेंगे मामले। ऑलराइट, एनीवेज देखो, noting anything contained in this section, no application shall be filed by resolution professional under section 2 in respect of such default against the initiation of insolvency resolution process suspended in section 10A। मतलब आरपी जो है ना, इंसॉल्वेंसी resolution process, वो भी फाइल नहीं कर सकता है। कौन से डिफॉल्ट्स के लिए सर? वापस से दीजिएगा, 25 मार्च। अब एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो डेट देखना एक बार से, नेक्स्ट 6 मंथ तक का बीच में कोई भी डिफॉल्ट हुआ है, डिफॉल्ट आप जानते होंगे, इन दैट केस उसके खिलाफ एप्लीकेशन नहीं चलाया जा सकता कोर्ट में, एनसीएलटी में, एनसीएलटी। ऑलराइट सर, समझ में आ रहा है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये आपको सीरीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नो डाउट 5 to 10 मार्क्स एग्जाम में आने वाले एग्जाम में कवर कर सकता है। सर करना क्या है, ध्यान सुनेगा। करना यह है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, क्योंकि इस चैनल से ना लगातार आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ये जैसे हमने अभी सेटिंग को कवर किया है, और भी मेरे पास यहाँ अमेंडमेंट्स हैं जो कि आपके लिए अच्छे से वेट कर रहे हैं। बहुत सारी क्वेश्चन और आंसर टेस्ट सीरीज है, जी हाँ, इसी चैनल पे हम लोग आंसर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो उसे भी ज्वाइन कीजिएगा और उसके बेनिफिट्स लीजिएगा। कोई भी डाउट, ऑफकोर्स यहाँ पर कोई भी डाउट आपको इसमें किसी में भी है, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, डिस्कस कीजिएगा, ऑफकोर्स आपको आंसर दिया जाएगा, आपको डेफिनेटली आंसर किया जाएगा। ऑलराइट, सो आप यहाँ डिस्कस मुझसे कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो गया रिलेटेड, ऑफकोर्स आप मुझसे पूछ सकते हैं, इनमें किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा याद रखिएगा, मैं आपकी जानकारी में डाल दूं एक खतरनाक की जबरदस्त वाला एक बिल्कुल शानदार वाला टॉपिक आपके लिए आ रहा है। जी हाँ, सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएस एग्जीक्यूटिव में न्यू एंड ओल्ड सिलेबस दोनों के लिए ईसीएल एंड ईसीपीएल के अंदर जबरदस्त अमेंडमेंट वाला टॉपिक लेके आ रहा हूं। जी हाँ, एफसीआरए डिटेल एनालिसिस के साथ में, इसलिए सब्सक्राइब करके उसको भी एंजॉय कीजिएगा। एनीवेज, खुश रहिएगा, मजे से रहिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।